नदियाँ मानव सभ्यता की जीवन रेखा हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत हैं। जल है तो जीवन है, नदियाँ ही प्राण हैं। हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, कई सारे विस्तृत नदी तंत्र हैं। भारत दर्शन के आज के अंक में मैं आप सभी को भारत की एक बहुत ही प्रमुख नदी में लेकर के आ चुका हूँ। आज हम सिंधु की प्रमुख सहायक नदी, सतलज की प्रमुख सहायक नदी व्यास नदी पर आ चुके हैं और ये व्यास नदी का उद्गम केंद्र है। आज आप सभी भारत दर्शन के इस अंक के माध्यम से व्यास नदी के उद्गम केंद्र को देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के बृहत कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के अंक में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको धरातली स्तर पर आपके पूरे पाठ्यक्रम को व्यवहारिक धरातल पर पढ़ाता हूं। अभी आज हम रोहतांग पास पे आए हुए हैं और रोहतांग पास से ही भारत की कई सारी नदियों का उद्गम होता है। आमतौर पे देखा जाए तो ये एक दर्रा है, पास है, और एक ग्लेशियर भी है आसपास। यहाँ पर बड़े बड़े हिमनद हैं, ग्लेशियर है। ये ग्रेट हिमालय वाला क्षेत्र है। हम हिमालयी क्षेत्र में हैं, ग्रेट हिमालय पे हैं, और ग्रेट हिमालय में पीर पंजाल रेंज है। पीर पंजाल से ही ये पास होके जाता है। इसके पास से ही महर्षि वेदव्यास के द्वारा यहाँ पे 12 वर्ष की उनकी तपस्थली रही है, और यहीं से जो जल का स्रोत आपका उद्गमित होता है, ये आगे जाकर के व्यापक रूप में जो प्राचीन काल में विपाशा नदी थी या व्यास नदी थी, इसी नाम पे पूरा का पूरा पड़ा है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले व्यास कुंड और व्यास नदी का उद्गम केंद्र दिखाता हूँ। जब भी कोई नदी उद्गमित होती है उसका स्रोत बहुत छोटा ही होता है, बहुत छोटी धारा में होता है, लेकिन जैसे जैसे नदी अपना विस्तार लेती जाती है, बहुत सारी अन्य सहायक नदियों से मिलने के बाद जो है आपको नदी का स्वरूप बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। तो आज हम व्यास नदी से सिंधु की सभी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। व्यास नदी के विकराल रूप को भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर आगे जाकर के, और इस नदी का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। प्राचीन काल में जब सिकंदर ने भारत पे हमला किया तो ये व्यास नदी ही थी जिसके विकराल रूप को देख करके उसकी सेना ने भारत पे हमला करने से मना कर दिया। वो यहीं पे जो पेशावर वाला क्षेत्र है वहाँ से वापस लौट गई पूरी की पूरी सेना। तो इस नदी का ऐतिहासिक महत्व है और इस नदी ने भारत की रक्षा की है कई बार। तो आज व्यास नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और यही व्यास नदी हरिके के पास सतलज से मिल जाती है। वहाँ से ही इंदिरा गांधी कैनाल आपकी बनाई गई है ना। तो चलिए एक बार मैं आपको उद्गम केंद्र दिखाता हूँ। थोड़ा सा आपको अंधेरा भी लगेगा। ये एक डोम है, ये आपको रोहतांग पास जब आएंगे तो वहीं पर आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए महर्षि वेदव्यास जी की जो है मूर्ति भी है, और ये पहाड़ों वाली देवी है यहाँ पे, है ना। इसके पास से आप देखिए एक कुंड दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यास नदी का जन्म यहाँ पर हुआ है। तो ये और इसके पानी से सभी दुख दर्द दूर होते हैं। देखिए भारत की जितनी भी नदियां हैं, नदी तो वास्तव में प्राणहिता है, और यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ से ये उद्गम है, और ये निश्चित तौर पे पूरा ग्लेशियर्स का ही पानी है, बर्फ का पानी जो पिघल रहा है। और सबसे बड़ी खासियत इस क्षेत्र की ये है कि जब अक्टूबर महीने के बाद यहाँ पर बड़े स्तर पे जो है बर्फबारी हो जाती है। यहाँ पे देखिए बर्फ जमी हुई है, इसी के जस्ट बगल पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये बर्फ जमी हुई आपको देख पा रहे होंगे, दिख रही होगी। ये आप देखिए यहाँ पे ये बर्फ जमी हुई है, इसके जस्ट बगल पे देखिए पूरा का पूरा ये बर्फ का ढेर है। थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर प्रयास करिए, ठीक है। नदी का जो है रूप यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे पूरी की पूरी नदी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये व्यास नदी का उद्गम केंद्र है, और यहीं पर आप पाएंगे ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है। पीछे भी बहुत बड़ा ग्लेशियर, इसके पीछे पूरा ग्लेशियर ही है। रोहतांगला वाला जो हमारा सेशन होगा उसमें आप पूरा का पूरा ये नदी का स्वरूप देख पा रहे होंगे। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर जो इस पूरे मंदिर परिसर को जो संभालते हैं, है ना, एक बार मैं आपको उनसे भी मुलाकात कराऊंगा। इसके बाद जो है व्यास नदी तंत्र के बारे में, और व्यास नदी के साथ साथ जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं आपकी, सिंधु, चेनाब है, रावी है, झेलम है। झेलम तो आपकी जम्मू कश्मीर में निकलती है ना। यहाँ पे जो है चेनाब निकलती है आपकी, चंद्रा और भागा दो नदियाँ निकलती हैं, फिर चेनाब आगे से निकलती है ना। तो चलिए एक बार जो है आप डिटेल से इस पूरे क्षेत्र का विवरण करिए। व्यास का बहुत हम समग्रता से भी विवरण चर्चा करेंगे व्यास के बारे में, व्यास के विशाल रूप को भी दिखाएंगे इस नदी के। और इसके बाद जो है हम आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं, और कभी भी आइए तो आप इस क्षेत्र को जरूर देखिए, और मैं आप सभी को अब व्यास नदी का विशाल रूप दिखा करके व्यास नदी को बताऊंगा। शुक्रिया। सभी के सामने है व्यास नदी का भव्य नज़ारा। रोहतांगला से इसका उद्गम होता है। मैंने आप सभी को उद्गम दिखाया। अब हम व्यास नदी
के उद्गम से सिंधु नदी तंत्र को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है और इसके अंतर्गत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी आती हैं, जिनमें से एक नदी व्यास नदी को आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रौद्र रूप आप इसका आगे देखेंगे। पंडोह डैम भी इसमें बना हुआ है मंडी के पास। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों में देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और अन्य सहायक नदियां भी हैं इसमें। जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगिट, ये कुछ नदियां जो है सिंधु नदी तंत्र से जुड़ती हैं। एक नदी तंत्र बहुत विस्तृत होता है, बहुत विशाल होता है। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु सबसे प्रमुख नदी है, ब्यास सतलज की सहायक नदी है। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, वहाँ पर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। वहीं पर एक बोखरचू हिमानी है, तो वहाँ से निकलती है। आपके सामने एक भव्य नज़ारा है, आप इसका आनंद लीजिए और मैं यहाँ से आपको तथ्य और फैक्ट जो आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो सारे विस्तार से बताऊँगा। तो सिंधु नदी तंत्र मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू हिमानी से, और ये नदी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और फिर हिमालय को काट करके दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, तीन देशों में अंतर्राष्ट्रीय नदी है आपकी, ये तीन देशों में बहती है। तो दमचौक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। यह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो जिले लेह और कारगिल में प्रवाहित होने के बाद पीओके में चली जाती है, पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है। तो लेह में कुछ समय तक आपकी रहती है, लद्दाख अब यूटी बन चुका है, आप सभी को पता है, और कुछ समय कारगिल में रहती है। सिंधु एक आपकी पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि हिमालय से पहले भी ये नदी आपकी बहती थी। ठीक है। नंगा पर्वत के उत्तर में बुंजी नामक स्थान पे लद्दाख श्रेणी को काट के ये गार्ज बनाती है, आई आकार की घाटी या गार्ज या महाखड्ड बोलते हैं। तो आई आकार की घाटी का निर्माण करती है। सिंधु नदी चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे दो फैक्ट मैंने आपको बताए। पहला बताया कि भारत में दमचौक के पास और चिल्लास के पास ये आपका पाकिस्तान में प्रवेश करती है। 2880 किलोमीटर लंबी नदी है ये, और इसका जो पूरा बेसिन है, नदी बेसिन या संग्रहण क्षेत्र है, वो लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर का है। भारत में लगभग 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर का है। सिंधु की सहायक नदियां जो आप सभी के हैं, आप देखिए सामने हिमालय पर्वत भी दिख रहा है आप लोगों को, पीर पंजाल श्रेणी आपके सामने है। रोहतांगला के पास ही हम लोग हैं और वहाँ से हम विचरण कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे खूबसूरत और भव्य नज़ारे को। ऊपर बादल भी आप देख पा रहे होंगे और अभी आप देखेंगे हम बादलों के ऊपर भी पहुंच जाएंगे। तो रोहतांगला से मैं सीधा आप लोगों को नदी के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। अभी बहुत शानदार नज़ारे आएंगे, आप पूरे नज़ारों को देखिएगा। तो हम सिंधु नदी के बारे में देख रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ है 1960 में, जिसके अंतर्गत भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों का 20% जल उपयोग कर सकता है। तीन नदियां जो आपकी हैं, जिनमें से बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में से पंजाब की नदियां जो आपकी हैं सिंधु नदी की, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये पंचनद हैं आपको, है ना। आप देखिए बादलों के ऊपर हैं अब हम लोग, ये सामने आपको बादल दिख रहे होंगे जो आप लोग देखते हैं। बहुत शानदार नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। बादल हमारे नीचे हैं और हम बादलों में उड़ रहे हैं इस समय, है ना। तो सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली ये नदियों का आपको ध्यान रखना है क्रम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पंचनद आपकी मिलती हैं। ये प्रमुख नदियां हैं। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी में मिलती हैं मिठानकोट में। देखिए सभी नदियां पहले सतलज में मिलती हैं और फिर सतलज आपकी मिलती है सिंधु नदी पे। मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर। इसके अलावा सिंधु में जास्कर, सोहन, स्यांग, सिगार बाईं ओर से मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगिट, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं आपकी। ठीक है। इसके बाद काबुल व उसकी सहायक नदियां जो हैं सिंधु में अटक के पास मिलती हैं। सिंधु नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पास अरब सागर में जाकर के अपना मुहाना बनाती है, विशाल डेल्टा बनाती है आपकी। ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली ये एक प्रमुख नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण करती है पाकिस्तान में। इसके बाद दूसरी नदी है आपकी झेलम नदी, है ना। पांचों जितनी भी प्रमुख नदियां हैं सभी नदियों के बारे में एक एक करके देखेंगे। झेलम नदी आपकी पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग झील से निकलती है श्रीनगर के पास और बुलर झील में मिलती है। आगे ये मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है झेलम नदी। तो झेलम नदी निकलती है बेरीनाग झील से, ठीक है, बुलर झील के पास से,
आपकी निकलती है और ये आपका समानांतर बहती है, भारत पाकिस्तान सीमा बनाती है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकागम्य है। झेलम पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब में मिल जाती है, अतः चिनाब की सहायक नदी के तौर पे है। तो ये आपकी चिनाब की प्रमुख सहायक नदी भी है। और आप लोग देख पा रहे होंगे सामने ब्यास नदी का भव्य नज़ारा आपके सामने है। और इसके बाद जो है झंग नामक जगह पर चिनाब से झेलम मिल जाती है। चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब फिर जाकर के आगे सतलज में मिलती है। अब नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब सिंधु की सबसे विशालतम सहायक नदी है। चिनाब नदी पे मैंने अलग से एक भारत दर्शन का वीडियो बनाया है, आप देखिएगा, चंद्रा और भागा को लेकर के। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रा भागा कहलाई जाती है। ये दो अलग अलग नदियाँ निकलती हैं और यह नदी लाहुल में बाड़ालाचल दर्रे के दोनों ओर से चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। और एक जगह है केलांग के निकट टंडी के पास ये आपस में मिल जाती हैं दोनों नदियाँ और जा कर के ये क्या कहलाती हैं, चिनाब नदी कहलाती हैं, चंद्रा और भागा। इसके बाद अगली प्रमुख नदी है रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप होता है। ब्यास कुंड के पास से ब्यास नदी निकलती है, जिसको मैंने डिटेल में आपको दिखाया, ब्यास कुंड भी आपको दिखाया। और यहीं से ही रोहतांग दर्रे के पास से रावी भी निकलती है। कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास ही इसका उद्गम होता है। कुल्लू घाटी के पास भी कुल्लू घाटी में ही आपकी ब्यास नदी बहती है। ब्यास आगे चल के सतलज की सहायक नदी है। कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पे जो है ये सतलज से मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जल बहुत है। इसमें पंडोह डैम भी बनाया गया है मंडी के पास। कई बार यहाँ पे बाढ़ आती है, अभी पिछले साल बहुत भयानक बाढ़ आई थी। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, राकस ताल से निकलती है। ये भी मतलब तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी आपकी मानसरोवर के पास से निकलती है, यहीं से ये राकस ताल से निकलती है। ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी हिमालय के बनने से पहले ये नदी बहती थी। हिमालय को काटकर सिपी किला दर्रे के पास से भारत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी एक तो ब्यास हो गई, स्पीति नदी प्रमुख सहायक नदी है। भाखड़ा नागल डैम जो आपका है वो सतलज नदी पर ही बनाया गया है। और ब्यास नदी हरिके नामक स्थान पे सतलज में मिल जाती है। हरिके से ही इंदिरा गांधी कैनाल फिर आपकी बनाई गई है। तो ये आप सभी के सामने भव्य नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। तो आप सभी को मैंने ब्यास नदी के उद्गम केंद्र से बहुत जो है विस्तार में, बहुत समग्रता से सिंधु नदी तंत्र के सभी नदियों के बारे में बताया। तो आप सभी लोग इसका एंजॉय करिए और आप सभी को भारत दर्शन की ये सीरीज लगातार आप इसके बारे में बताइए कैसी आपको लग रही है। भारत दर्शन के इस अंक में आप सभी ने सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों को ब्यास नदी से बहुत डिटेल से पढ़ा। आप सभी ने देखा कि रोहतांगला के ब्यास कुंड से किस तरीके से एक छोटी सी धारा से निकलने वाली ब्यास नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जुड़ करके एक बड़ी प्रवाहमान धारा में बदल जाती है और आगे चल के इसका स्वरूप और भी विकराल हो जाता है। तो आप सभी को मैंने इस अंक में ब्यास नदी के बारे में बताया। ब्यास नदी के साथ साथ उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं या सिंधु नदी तंत्र का ये हिस्सा है उनके बारे में बताया। सतलज में जाकर के हरिके बैराज के पास मिल जाती है, इसके बारे में भी बताया। तो आज के अंक में आपने नदी तंत्र में एक नया ये जो है चैप्टर सीखा है। इससे पहले मैंने देवप्रयाग से आप सभी को भारत की संपूर्ण नदियों के बारे में बताया था, लेकिन इसमें केवल मैंने सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों और ब्यास नदी के बारे में डिटेल से पढ़ाया है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी की हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा है और ये नदी अपने आप में इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करती है और इस नदी घाटी में बहुत बड़ी सभ्यता का विकास हुआ है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के पर्यटन के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ के जीवन के लिए इस नदी का सबसे बड़ा योगदान है। तो आने वाले समय पे मैं आप सभी को इसी तरीके से अब अलग अलग गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इससे पहले पेरियार नदी से मैंने आपको जो प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को है उसको भी पढ़ाया था। तो स्थानीय नदियों के नदी तंत्र के बारे में भी अब आप मेरे साथ डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। इसी तरीके से आप साथ बने रहिए, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। मैं आप सभी को आपको पढ़ाता रहूँगा, बताता रहूँगा, व्यवहारिक धरातल पर चीज़ों को सिखाता रहूँगा और भारत दर्शन का अंक सतत चलता रहेगा। इसको आप सभी तक साझा करिए, सभी तक पहुँचाइए। भारत दर्शन में जितनी मेहनत लगती है, यदि आप इसको सब तक पहुँचा देंगे तो निश्चित तौर पे आपके द्वारा हमारे लिए किया गया कार्य बहुत ही व्यवहारिक और बेहतर होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। अब मिलते हैं अगले भारत दर्शन के अंक में। बहुत धन्यवाद।